वादी कश्मीर में सरमा ने दस्तक दी है और शदीद ठंड यहाँ है। तो जो माहिरीन है, क्लाइमेट के माहिरीन है, वो कह रहे हैं कि जो इस साल का विंटर होगा वो शायद शदीद होगा गुज़श्ता जो विंटर्स यहाँ सरमा होते थे। तो कश्मीर में इंतज़ामिया इस विंटर में लोगों की जो मुश्किलात जो उनको दरपेश होते हैं उनको दूर कैसे करेगी, इस सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ के जो सूबाई कमिश्नर हैं पंडूरा के पोलिया जी से। सर, चूँकि सर्दी आ चुके हैं पहले, तो सबसे जो बड़ा मामला है लोगों को मसला होता है विंटर में वो बिजली की शिकायत होती है। तो इस मामले को इस साल क्या यहाँ लोग ज़्यादा बिजली दे सकते हैं जो पिछले सालों में वो कटौती होती थी? बिजली की अवेलेबिलिटी पर हमने देखना, हम हर कोई चीज़ देखते हैं कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पहले क्या होता था और अभी पिछले साल क्या हुआ, इस साल क्या होने जा रहा है। हम सब जानते हैं, इवन काफ़ी कॉमन लोग भी कहते हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी उन्हीं के फीडबैक से कहते हैं कि पिछले साल पहली बार वादी में जो है बर्फ़बारी और बिजली दोनों एक साथ लोगों ने देखी। नॉर्मली ऐसे होता था कि जब बर्फ़बारी शुरू होती थी तो बिजली गायब हो जाती थी। पिछले साल जो है बर्फ़बारी के बावजूद जो है हमने बिजली यहाँ मुकम्मल रखने का प्रयास किया। जिस भी एरिया में ब्रेकडाउन होता था हमारे इंजीनियर्स और लाइनमैन जो है वो फौरी तौर पर जाकर के उसको रिस्टोर करते थे। इस साल भी हमारा प्रयास है कि पिछले साल से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे दें। स्पेसिफिक में बात करूँ तो अर्बन एरियाज़ में कहीं अगर पावर ब्रेकडाउन होता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो 12 घंटे के अंदर अंदर रिस्टोर किया जाएगा सभी सिटीज़ में, ना सिर्फ श्रीनगर, जो बाकी 40 सिटीज़ है वादी कश्मीर में, उन सब में। जो रूरल एरियाज़ है उसमें एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर इवन कितनी भी बर्फबारी है हमारी तैयारी है कि उसको रिस्टोर करें। और दूर दराज का अगर एरियाज़ है जो हाई रिचेस वाला, वहाँ भी जो है 48 आवर्स में हम रिस्टोर करेंगे। जहाँ तक एडवांस प्रिपरेशंस की सवाल है, तकरीबन 500-600 के करीब जो है ट्रांसफार्मर्स हमें ज़िला लेवल पर या कहीं सब डिवीज़न लेवल पर भी रखे हुए हैं, ताकि कहीं अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसको तुरंत रिस्टोर किया जा सके। जो सर ट्रांसफार्मर्स की आपने बात की, यहाँ एक रिवायत रही है जो कि लोग जब उनको बिजली वाले नहीं आते तो फिर वो अपना ही पैसा जमा करते हैं। तो क्या वो रिवायत यहाँ ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोगों को पैसा तो टैक्स देते हैं, वो क्यों ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए बिजली वालों को पैसे दे? तो वो एक रिवायत रही है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस उनको चार्ज किया जाता है या दूसरी मेंटेनेंस चार्ज। तो क्या वो इस साल ख़त्म होगी? नहीं, क्या रहता है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो गए तो हमने उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ठीक है। खास करके दूर दराज के एरियाज़ में लोग जो है हमारे बिजली महकमे के मुलाजिमों को मदद करते हैं ट्रांसफार्मर ले जाने में, क्योंकि बहुत सारी जगह ट्रांसफार्मर्स का लोकेशन ऐसा है कि जो ऑफ रोड है, बिजली की लाइन पहले से बिछी हुई है और PMGSY की रोड जो है बाद में पड़ी हुई है। तो PMGSY की रोड वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ ट्रांसफार्मर की जगह है। तो फिर रोड साइड से ट्रांसफार्मर की जगह तक ले जाने में वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो हमारे महकमे के इंजीनियर्स को और लाइनमैन्स को मदद करते हैं। ये बात है, मैं मानता हूँ दूर दराज के एरियाज़ में लोग जो है महकमे को मदद करते हैं। जहाँ तक रहा आपने कहा कि लोग जो है अपना बिजली का बिल अदा करते हैं और उसके बावजूद भी उनको कोई ये करने की, डेफिनेटली कहीं ये जो है सख्ती नहीं है, ना ही बिजली महकमा कहीं किसी को कहेगा। लोग खुद ब खुद अगर आ जाते हैं, क्योंकि क्या रहता है दूर दराज के एरियाज़ में हमारा लाइनमैन और स्टाफ की भी कमी रहती है, तो डेफिनेटली उन्होंने अगर मदद कर दी तो हम वेलकम करते हैं। जहाँ तक रहा बिजली के बिल का सवाल, हम सब जानते हैं कि नेशनल लेवल पर औसतन TND लॉसेस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेस है वो 30-35% से ज़्यादा नहीं है, और हमारी कश्मीर की अगर बात करें तो ये दुगने हैं। तो मतलब काफ़ी इसमें सुधार की गुंजाइश है। मैं आपके ज़रिए से आम आवाम को ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि बिजली विंटर में भी बरकरार रहनी चाहिए तो आपने भी कुछ उसमें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। जैसे क्रूड इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस रहती है, उसको नहीं यूज़ कर लीजिए, क्योंकि क्रूड इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस से बिजली की खपत ज़्यादा होती है, लोड बढ़ जाता है और लोड से जो है फिर आपका ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है। दूसरा, जो हम आम तौर पर क्रूड जो ये करते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइन पर कनेक्शंस लेते हैं, जिससे कि कहीं हादसा भी होने के चांसेस रहते हैं। सर, स्नोफॉल की आपने बात की, तो क्या
एडवांस प्रिपरेशन की गई या कुछ नई मशीन्स लाई गई इसे स्नो क्लियरेंस के लिए, क्योंकि फिर रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में फिर ज़्यादा मुश्किलात होते हैं और लोगों को ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होते हैं फिर चलने फिरने में। बिल्कुल। जहाँ तक रोड क्लियरेंस की बात है तो रोड क्लियरेंस में 4-5 एजेंसीज इसमें काम करती है। पहले तो आता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की जो एजेंसी है काजीकुंड से लेकर के लज्जन तक वो अपना स्नो क्लियरिंग करती है, उनके पास मशीनरी है। उसके बाद आती है BRO जो हमारी मेन हाई रिचेस के रोड्स देखती है, करना, केरन, मिचेल या गुरेज का रोड देखती है, इंक्लूडिंग जोजिला साइड वाला रोड देखती है। तो उनके पास भी तकरीबन 90 के करीब मशीनरी है। उन्होंने इस साल उसमें कुछ इजाफा भी किया है, नई मशीनरी भी लाई है। तीसरा डिपार्टमेंट आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो लगभग 7000 किलोमीटर के रोड जो है क्लियर करता है। उनके पास पहले 200 के करीब मशीनरी थी, इसमें इस साल जो है तकरीबन 20-30 के करीब एडिशनल इजाफा हो रहा है। इंक्लूडिंग इटली से हमने कोई हाईटेक स्नो क्लियरिंग मशीनरीज भी मंगाई है, वो यहाँ पहुँच भी गई है। पिछले ही विंटर के एंड में पहुँची तो इस साल के विंटर में जो है काफ़ी यूज़ में आ जाएगी। उसके अलावा तकरीबन उतने ही किलोमीटर के रोड 8000 किलोमीटर के रोड जो है PWD आउटसोर्स करती है। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर जो लोकल जिनके पास मशीनरी है, ट्रैक्टर है, दूसरी चीज़ें हैं, उनको आउटसोर्स करती है। वो आउटसोर्स हो गए हैं, उनको अलॉटमेंट भी हो गई है। जब भी स्नोफॉल गिर जाए और 2 इंच से ज़्यादा अगर स्नोफॉल है तो वो वहाँ क्लियरिंग में लग जाएंगे। इसके अलावा PMGSY ने भी अपने रोडों की क्लियरेंस के लिए लगाया हुआ है, और जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, उनके पास लेबर भी रहता है और उनकी भी अपनी छोटी बड़ी मशीनरी रहती है जो अदरवाइज़ सॉलिड वेस्ट ढाने के लिए यूज़ करते हैं। वो भी मशीनरीज जो हमने तैयार रखी हुई है। तो सर विंटर के साथ साथ अब जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, वो उन्होंने फिर से कहा कि जो कोविड के केसेस है इजाफा हो रहा है तो खदशा है कि कहीं ये और एक लहर ना पकड़ी लोगों को। तो उसके लिए क्या तैयारी है, क्या टेस्टिंग हो रही है या वैक्सीनेशन कितनी % के लोगों को हुआ है? कि श्रीनगर में जो पॉजिटिविटी रेशो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। पहले जो है 1% से कम होता था, अभी वो जो है तकरीबन 2% के करीब पहुंचा है। डेली उसमें 100 के करीब जो है केसेस अकेले श्रीनगर में आती है। श्रीनगर के बाद बारामूला ज़िले का रैंक लग रहा है। तो कोविड के चलते जो है हमने कभी भी उसको कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि कोविड ख़त्म हो गया है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि नहीं, वैक्सीनेशन का डोज लेने के बावजूद भी किसी की कोविड में डेथ हुई है। कि जिन्होंने कोविड का टीका लिया है उनको एक तो कोविड होने का अंदेशा कम रहता है, दूसरा कोविड उनको होने के बावजूद भी वो फैलाते नहीं हैं, तीसरा कोविड होने के बावजूद भी उनको सीवियर सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने की चांसेस कम लगते हैं। जो भी केसेस या जो भी डेथ्स देखेंगे उनके आ रहे हैं जिनका कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या जिनका दोनों वैक्सीनेशंस के डोजेस नहीं लिए हैं। तो कोविड वैक्सीनेशन से जो है एक बात तो फिक्स है कि हमें इस कोविड हो सकता है लेकिन उतने सीवियर सिचुएशन से फेस नहीं करना पड़ता है। इसका मकसद या मतलब ये नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो जो है केयरलेसली जो है आप बिहेव करें। हमने तो भी जो है केयर लेने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है, गैदरिंग के प्लेसेस से दूर रहने की ज़रूरत है। खुसूसन तौर पर जो मैरिजेस होते हैं अभी भी चल रहे हैं उनमें जो है थोड़ा सा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है जिससे कि हम कोविड की रोकथाम कर सकें और साथ में जो हमारी ओपन हुई इकोनॉमी में है उसको भी बरकरार रख सकें। मैं ETV की जानिब से ये आपको बताना चाहूँगा, वादी कश्मीर की सालाना औसतन टूरिस्ट की जो संख्या है तकरीबन 7 लाख आती है और 7 लाख में 2.5 से 3 लाख जो है अकेले अमरनाथ जी यात्रा की रहती है। मतलब जो है अमरनाथ जी यात्रा छोड़े तो हार्डली जो है 4 या 4.5 लाख टूरिस्ट यहाँ वादी में पूरे साल में आता था। ये एवरेज स्टैटिस्टिक्स है और अगर इसको 12 महीने में डिवाइड करो तो हर महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 35,000 औसतन आ जाएगा। नॉर्मली विंटर के महीने में अगस्त के बाद हम सब जानते हैं कि 10-20 हज़ार से ज़्यादा टूरिस्ट पूरे महीने में नहीं आता था। अक्टूबर में, अकेले अक्टूबर में ये टूरिस्ट की संख्या 1,03,000 गई है। नवंबर अभी भी चल रहा है, हम सब जानते हैं कि टूरिस्ट कितने बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। इवन पिछले साल जैसे
क्रिसमस और न्यू ईयर के ईव पर जो टूरिस्ट यहाँ आया था, वैसा ही टूरिस्ट पूरे विंटर में यहाँ आने की हमें अपेक्षा है और आएगा डेफिनेटली। अगर हमने कोविड को कंट्रोल में रखा तो डेफिनेटली जो है आने वाले 3-4 महीनों में कभी नहीं जितना टूरिस्ट आया था उतना टूरिस्ट हमारे यहाँ आएगा। और जो हमारी 40% इकोनॉमी टूरिज़म पर डिपेंड है, अकेले टूरिज़म पर, चाहे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है या हॉर्टिकल्चर है जो इसी से रिलेटेड है, सैफरन की खपत है, वो सब चीज़ें जो है इससे बढ़ेगी। तो सर जो कोविड की वजह से आपको पता है उससे पहले भी यहाँ एजुकेशन काफ़ी मुतासर हुआ, तो क्या विंटर में जो प्राइवेट कोचिंग को ट्यूशन क्या उसको परमिट किया जाएगा? जिस हिसाब से कोविड बढ़ रहा है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमें ऑनलाइन ही इसको चलाना पड़ेगा। ऑफलाइन जो कोचिंग क्लासेस पे बैठ कर के जो पहले पढ़ाई होती थी कहीं कुछ एक एरियाज़ में, वो इस साल जो है हम ऑनलाइन पर ही लेनी पड़ेगी। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि टूरिस्ट का फ्लो बहुत है, तो फिर तालीम, लोग कह रहे हैं कि फिर बच्चों को घर में क्यों बंद रखा जाता है? क्या कोविड टूरिस्ट से नहीं फैलेगा या बच्चों से ही फैलेगा? नहीं, आपका कहना ये सही है। 2-3 जो है हम में गलतफहमियाँ है, वो 2-3 गलतफहमियाँ कौन कौन सी है मैं बताना चाहूँगा। नॉर्मली हम सोचते हैं कि बाहर का टूरिस्ट आ रहा है तो हो सकता है उधर से भी यहाँ जो है हमें कोविड आता होगा। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर ये अकेली यूनियन टेरिटरी है जहाँ अराइवल के बाद टेस्टिंग होती है, 100% टेस्टिंग होती है कोविड के डे 1 से। पूरी तरीके से प्रयास कर रहे कि कहीं भी टूरिज़्म को हम बढ़ावा देते वक्त टूरिस्ट के चलते कोविड को न बढ़ावा दे दें, उस पर जो है हमारी नज़रें टिकी हुई है और उस पर जो है कोई भी ढिलाई नहीं बरतेगी। सर मेरा ये जो गुज़श्ता कुछ 1-2 महीने से श्रीनगर में या कश्मीर में हालात ख़राब हो गए सिक्योरिटी लिहाज से, यहाँ सड़कों पे जो बैरिकेडिंग है सिक्योरिटी की वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जिससे ये लोग शिकायत करें कि उनको मुश्किलात होते हैं घर से निकलने में या सड़कें ट्रैफिक जाम होते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें अगर बेहतरी लाई जाए ताकि लोगों को भी परेशानी का सामना ना हो? क्या है, परेशानी जो है अलग अलग किस्म की रहती है। ट्रैफिक की परेशानी है, सिक्योरिटी की परेशानी है, तो हमें फिर उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी परेशानी जो है वो थोड़ी सी हम झेल सकते हैं, जिसको बेयर कर सकते हैं। हमने सब में देखा कि जो क्रिमिनल टेररिस्ट है जिन्होंने हमारे श्रीनगर में जो पीसफुल अदरवाइज़ रहता था, पिछले 1-2 महीना से जो है यहाँ काफ़ी आम लोगों की जानें ली है। तो उस हालात में जो है सिक्योरिटी एजेंसीज़ को लगता है कि खास करके जो मॉर्निंग और इवनिंग को जो पीक आवर्स रहते हैं उसमें ही ये हादसे हो रहे हैं। उससे चलते जो है उनकी चेकिंग की जा सके उनको, और 1-2 बार हमने पकड़े भी हुए हैं। जो हैदरपुरा का इंसिडेंट्स, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, उससे पहले 1 दिन पहले जो है, 1 या 2 दिन पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, हमारी जो उस एरिया के जो एसपी है, उन एसपी का जो काफ़िला जा रहा था और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं वहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ जमी है, तो वहाँ उन्होंने गाड़ी से उतर करके देखने का प्रयास किया तो उनके पीएसओ पर फायरिंग हुई थी इवनिंग के समय में। ये फैक्ट्स है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास है कि आपकी लाइफ कैसे कंफर्टेबल हो, लेकिन कंफर्टेबल के साथ साथ जो है जो सबसे बड़ी मुश्किल रहती है उसके लिए हमने तैयारी करने की ज़रूरत है। हैदरपुरा में वाक़ा होता है, क्या आपको लग रहा है कि उन फैमिलीज़ ने जो अपील की जस्टिस की उनको मिल सकता है जस्टिस? आप उनसे कुछ यकीन दहानी करेंगे? यस, डेफिनेटली जो है ये मेरी यकीन दहानी की ज़रूरत नहीं है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है और उसी के हिसाब से जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इस पूरे इसमें इंक्वायर कर रहे हैं। हम कहीं भी जो है कि किसी भी हालत में कोई भी चीज़ छुपा करके नहीं रखेंगे। जो इन्वॉल्वमेंट अगर थी तो वो भी सामने लाएंगे जी। तो सर लास्ट क्वेश्चन जी एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, क्योंकि आज बहुत फोलेज होती है, उसको जलाते हैं लोग ईंधन कोयला बनाने के लिए। मैं जब आ रहा तो आपके ऑफिस में भी चिनार के लिए वो जला रहे थे, उससे जो सर धुआं उठता है तो पोल्यूशन होती है। तो उसी की वजह से यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं कि यहाँ पोल्यूशन की वजह से जो स्नोफॉल है या विंटर में जो पहले इसका मतलब प्रोडिक्ट हुआ कि स्नोफॉल हो जाएगी या माहौल ख़राब हो जाए, तो क्या इसकी तरफ से इंतज़ाम में कोई इकदाम उठाएगी या पाबंदी करेंगे इन चीज़ों पे? जो फोलियस है, फोलियस से काफ़ी अच्छा बायो फर्टिलाइज़र बनता है।
अगर हम इसको जलाने के बजाय साइड में उसको कंपोस्ट में डाल देंगे तो काफ़ी अच्छा इसका बायो फर्टिलाइज़र्स बनता है। हमें लगता है कि उसको जलाना जो है ईजीएस्ट वे है, उससे चलते शायद कुछ एक लोग जो इसमें समझ नहीं रखते हैं वो जलाते हैं। जहाँ तक आपने मेरे खुद के प्रेमाइसेस का बात की, मैं बताऊंगा लोगों को, हमारे जो साफ़ सफाई करने वाले लोगों को, कि जो हमारे कंपोस्ट पीट है उसी में वो डालें, उसको जलाएं नहीं। तो जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा होता है तो क्या डीसी साहिबान को कोई हिदायत जाएगी? जी डेफिनेटली जो है इस पर पहले भी गवर्नमेंट से भी इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं कि जो फोलिएज विंटर के चलते होता है, खास करके हमारे चिनार के ट्रीज़ है और या दूसरे जो ब्रॉड लीव्स वाले ट्रीज़ है, जो निडल लीव्स वाले ट्रीज़ है वो हार्डली शेड करते हैं, लेकिन ब्रॉड लीव्स वाले ट्रीज जो है शेड करते हैं, जिसमें हमारे बागात है, बागात में भी काफ़ी लीव शेडिंग्स होती है, चाहे एप्पल की है, अखरोट की है या हमारे चिनार की ट्रीज़ की है। वो लीव शेडिंग जो है आपको अगर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई जगह साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। विंटर के 3-4 महीने के बाद जो है जब समर हो जाता है तब तक तो ये पूरा ज़मीन में मिल जाता है। जहाँ साफ़ करने की ज़रूरत है तो आप कंपोस्ट पिट में उसको डालें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सूबाई कमिश्नर पंदुरंग के पोले जी, तो जिन्होंने विंटर प्रेफरेंस से लेकर माहौल तक और श्रीनगर या कश्मीर की सिक्योरिटी तक पर पूरी तफसीलन बात की। कैमरामैन सज्जाद अमीन के साथ मीर फरहत, ETV भारत, श्रीनगर।